सुबह की हवा में ठंडक थी, पर उस ठंडक में एक अजीब बेचैनी भी थी। गांव की सब्जी मंडी में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ठेले खिंच रहे थे, आवाजें उठ रही थीं, तराजू हिल रहे थे, सौदे तय हो रहे थे। किसी के लिए यह रोज का संघर्ष था, किसी के लिए सिर्फ एक दिन का गुजर बसर। भीड़ के बीच एक औरत खड़ी थी, सादी साड़ी में, बिना किसी पहचान के। कोई नहीं जानता था कि वही इस जिले की डीएम अदिति राणा है। उम्र लगभग 35 साल, आंखों में ठंडक नहीं, आग थी, चेहरे पर नमी नहीं, सख्ती थी। वो भीड़ में किसी आम औरत की तरह चल रही थी, लेकिन उसकी हर नज़र जांच कर रही थी। वो रुकती है एक ठेले के पास, जहां मंजू देवी सब्जी बेच रही थी। माथे पर पसीना, आवाज में थकान और चेहरा जो कह रहा था कि जिंदगी आसान नहीं है। अदिति ने बिना भावनाओं के पूछा, टमाटर क्या भाव हैं? मंजू ने तराजू पर हाथ रखा। आज 20 रुपये किलो हैं बहन, कितना दूं? इतने में पीछे से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, स्कूल यूनिफॉर्म में, बैग कंधे पर। मम्मा, स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, मंजू बोली। बस 2 मिनट, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं। पर बच्चा जिद कर रहा था। अदिति ने बिना सोचे कहा, जाओ, बच्चे को छोड़ आओ, मैं ठेले पर खड़ी रहती हूं। मंजू चौंकी, बोली, अरे नहीं बहन, आप क्यों? अदिति ने बीच में टोका, कहाँ ना जाओ, बच्चा इंतजार नहीं करता। मंजू ने भरोसे से सिर हिलाया और बच्चे का हाथ पकड़कर चली गई। अब ठेले पर अदिति राणा थी, बिना पहचान, बिना दिखावे के। उसके आसपास वही शोर था, लेकिन उसकी नज़र अब शोर से आगे देख रही थी। एक पूरा सिस्टम जो गरीबों की आवाज़ को दबाने की मशीन बन चुका था। कुछ देर बाद एक बाइक रुकी। इंस्पेक्टर अरविंद त्यागी, उम्र लगभग 40, चेहरे पर वर्दी की अकड़, चाल में डराने वाला तेवर। वो उतरा और ठेले की ओर बढ़ा। अरे तू कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो मंजू होती थी। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। त्यागी ने सिर हिलाया, फिर बोला, ठीक है, 1 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी दे। अदिति ने सब तोला और आगे बढ़ाया। त्यागी ने बैग उठाया और बाइक स्टार्ट की, बिना एक पैसा दिए। अदिति की नजर रुकी। उसने पैसे क्यों नहीं दिए? मंजू तब तक लौट आई थी। उसने झिझकते हुए कहा, बहन, वो रोज ऐसे ही ले जाता है, बोलता है अगर पैसे मांगे तो ठेला उठवा दूंगा। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें सख्त हो गईं। कल जब ठेला लगाना, मुझे कॉल करना, कल ठेले पर मैं रहूंगी। मंजू ने उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह औरत कौन है, लेकिन उसकी आवाज में आदेश था, डर नहीं। अगली सुबह वही मंडी, वही भीड़, लेकिन आज ठेले पर अदिति राणा खड़ी थीं, साड़ी में, माथे पर हल्की बिंदी, पर आंखों में वो तेज जो किसी अफसर की पहचान होता है। चारों ओर सब्जियां सजी थीं, आलू, मिर्च, गोभी, गाजर, सब कुछ। घड़ी ने 8 बजाए ही थे कि वहीं बाइक फिर मंडी में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर अरविंद त्यागी। उसने ठेले के पास रुककर पूछा, अरे आज फिर तू? वो औरत कहाँ है? अदिति ने जवाब दिया, मैं उसकी बहन हूं, आज वो घर पर है। त्यागी ने नीचे से ऊपर तक देखा, मुस्कुराया। वो मुस्कान गंदी थी। अच्छा, उसकी बहन? उससे भी ज्यादा सुंदर है तू। अदिति की आंखों में एक पल को ठंडक आई, पर आवाज ठहरी रही। क्या चाहिए आपको? 1 किलो गाजर, थोड़ा धनिया, थोड़ी मिर्च। अदिति ने सब तौल कर दिया। जब त्यागी जाने लगा, उसने कहा, रुकिए, पैसे दीजिए। त्यागी ने पलट कर देखा, चेहरे पर तिरस्कार था। कौन से पैसे? रोज फ्री में लेता हूं। अदिति बोली, आज नहीं मिलेगा फ्री में। त्यागी आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी थी। अपनी बहन से पूछना, वो कुछ नहीं बोलती, तू ज्यादा जुबान मत चला। अदिति बोली, मैं वही बोलूंगी जो सही है, फ्री में लेना चोरी है। त्यागी का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने जोरदार थप्पड़ मारा। मंडी थम गई, आवाज बंद। अदिति एक कदम पीछे हुई, पर आंखें टस से मस नहीं हुईं। अब तुमने कानून पर हाथ उठाया है, त्यागी बोला। कानून? तू कानून समझती है खुद को? अदिति, आज से तू कानून के नीचे है। त्यागी ने हंसी उछाली। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार, उठ ठेला और जा घर। अदिति ने बस इतना कहा, अब यह शहर तेरा नहीं, कानून का होगा। वो चला गया। बाइक की आवाज गूंजती रही। अदिति वहीं खड़ी रही, आंखों में गुस्सा नहीं, ठंडा इरादा था। उसने फोन निकाला, मंजू को कॉल किया, अब तू ठेले पर आ जा।
वो मंडी से निकली, घर पहुंची, साधारण साड़ी उतारी, अपने कपड़े बदले, आईने के सामने खड़ी होकर बोली, अब वक्त है इस सिस्टम की रीढ़ तोड़ने का। उसने गाड़ी नहीं ली, कोई कॉन्वॉय नहीं। अदिति राणा खुद थाने पहुंची, बिना पहचान बताए। अंदर बैठा था हवलदार, चाय पी रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद त्यागी कहाँ हैं? साहब घर गए हैं, एसएचओ बाहर हैं, आप बैठिए। अदिति एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें अब ठंडी नहीं थीं। कुछ देर में एसएचओ राकेश वर्मा अंदर आया। कौन है तुम? क्या चाहिए? रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट? हाँ ठीक है, पर खर्चा पानी देना होगा। यहाँ रिपोर्ट मुफ्त में नहीं होती। अदिति की भौहें सिकुड़ीं। कितना? 5,000। देना है तो दो, वरना निकलो। अदिति ने जेब से 5,000 निकाले। लो, अब लिखो। राकेश ने नोट गिने, बोला, किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? अदिति ने सीधा कहा, इंस्पेक्टर अरविंद त्यागी। राकेश हंसा। वो हमारे थाने का सीनियर है, वो क्या करेगा गलत? अगर कोई फ्री में दे दे तो उसमें बुराई क्या है? थोड़ा बहुत चलता है। अदिति उठी, एक पल उसके चेहरे को देखा और बोली, तूने अभी कानून की लाश पर हंसी उड़ाई है। राकेश बोला, मैडम, हद में रहो। मैं जब हद पार करती हूं तो लोग कुर्सी छोड़ते हैं। वो मुड़ी और बाहर निकल गई। बाहर हवा गर्म थी, पर उसके भीतर उससे भी ज्यादा ताप था। उसने खुद से कहा, अब खेल खत्म। कल ये सब जानेंगे कि कानून किसे कहते हैं। सुबह का समय था, लेकिन हवा में अब वैसी शांति नहीं थी जैसी कल थी। आज शहर का माहौल अलग था। पुलिस स्टेशन के आसपास गाड़ियों का शोर बढ़ रहा था। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आने वाला तूफान कौन है। बस आदेश आया था, डीएम मैडम किसी विजिट पर निकल चुकी हैं। थाने के अंदर हड़कंप मचा था। कुर्सियां सीधी की जा रही थीं, फाइलें टेबल पर जमाई जा रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जो आने वाली है वो महज विजिट नहीं, न्याय की सीधी छापेमारी है। सरकारी गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी डीएम अदिति राणा। चेहरे पर ठंडक नहीं, कानून का वजन था। पीछे सुरक्षा अधिकारी और स्टाफ थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से ज्यादा असर उस एक औरत के चेहरे पर था जो अकेली पूरी व्यवस्था को चुनौती देने निकली थी। थाने के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा फैल गया। हवलदार जो कल तक उसे पहचान नहीं पाया था, आज वहीं खड़ा था। सैल्यूट करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका। अदिति ने बिना एक शब्द बोले अंदर कदम रखा। मुख्य हॉल में दो चेहरे ठंडे पड़ गए। इंस्पेक्टर अरविंद त्यागी और एसएचओ राकेश वर्मा दोनों वहीं खड़े थे। कल तक अकड़ में थे, आज उनकी रीढ़ ढीली पड़ चुकी थी। त्यागी की जुबान सूख गई। मैडम, आप डीएम हैं? अदिति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अब पहचान में आई? उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन वजन ऐसा कि पूरा कमरा सुन रहा था। राकेश ने कांपते हुए कहा, मैडम, हमसे गलती हो गई। अदिति ने टेबल पर हाथ रखा, फाइल पलटी, फिर बोली, गलती? वो शब्द एक चाबुक की तरह गूंजा। गलती तब होती है जब इंसान भूल करता है। तुमने भूल नहीं की, अपराध किया है। कमरे में सन्नाटा और गहराया। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, कल तक तुमने अपनी वर्दी को डर का हथियार बनाया था, आज उसी वर्दी को मैं सबक बनाऊंगी। राकेश ने सफाई देने की कोशिश की, मैडम, वो औरत, वो तो। अदिति ने बीच में काटा, चुप, एक शब्द और कहा तो कुर्सी यहीं छोड़नी पड़ेगी। उसकी आवाज में ऐसी सटीकता थी कि दीवारें भी झुक गईं। वो टेबल के पीछे गई और दोनों की ओर इशारा किया। दोनों के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाता है। जांच शुरू होगी और इस थाने की हर रिपोर्ट, हर रसीद, हर केस फाइल अब मेरी निगरानी में होगी। त्यागी का चेहरा उतर गया। वो नीचे देखते हुए बोला, मैडम, एक मौका दीजिए, गलती सुधर जाएगी। अदिति ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब इंसाफ से डरता है, और जब कानून से डर बढ़ जाए तो वो कानून नहीं, जुल्म बन जाता है। वो पलटा नहीं, बस थम गया। कमरे में अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर देखे। अदिति ने बाकी अधिकारियों को देखा। आज से यह थाना मेरे नियंत्रण में रहेगा। कोई रिश्वत नहीं, कोई भय नहीं। हर शिकायत दर्ज होगी, बिना पैसों के, बिना डर के। फिर उसने आदेश दिया, दोनों अफसरों को तुरंत लाइन अटैच करो और रिपोर्ट शाम तक मेरी मेज पर रखो। कमरा जम गया। एक हवलदार ने धीरे से कहा, जी मैडम।
त्यागी और राकेश के चेहरे पर जैसे सन्नाटा ठहर गया। वो दोनों वहीं खड़े रहे। त्यागी ने सिर झुकाया, कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अदिति की आंखें ठंडी थीं। तुम लोग माफी के लायक नहीं। तुमने वर्दी को दाग बनाया है। तुमने उस गरीब औरत को नहीं, कानून को अपमानित किया है। वो मुड़ी और बाहर चली गई। थाने के बाहर खड़े कुछ स्थानीय पत्रकारों ने देखा कि डीएम खुद बाहर आ रही हैं। एक ने पूछा, मैडम, कोई छापा पड़ा है क्या? अदिति ने बस इतना कहा, आज सिर्फ इंसाफ का आदेश जारी हुआ है। थाने से निकलकर अदिति ने अपने ऑफिस की दिशा नहीं पकड़ी। वो सीधा उसी मंडी की ओर लौटी जहां यह सब शुरू हुआ था। वहीं मंजू देवी अपने ठेले पर बैठी थीं, चेहरा थका हुआ पर आंखों में सवाल। अदिति उसके पास पहुंची और बोली, अब तू चैन से सब्जी बेचेगी। आज से इस मंडी में कोई फ्री में कुछ नहीं ले जाएगा। मंजू की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, आप तो कोई साधारण औरत नहीं हैं। अदिति बोली, नहीं, मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसी औरतें रोज बनती हैं, मेहनत से, डर के बीच, फिर भी डटी हुई। फिर उसने चारों ओर देखा। यह ठेला, यह मिट्टी, यह पसीना, यहीं से देश चलता है, और अगर यहां जुल्म होगा तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। भीड़ जमा होने लगी थी। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई अफसर वर्दी में नहीं, सच्चाई में खड़ा है। अदिति ने भीड़ से कहा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, अगर किसी ने कानून को पैसे से तोला, तो डरना मत, सीधे मेरे पास आना। कानून अब सिर्फ कागज पर नहीं रहेगा। उसकी आवाज कठोर थी, पर उसमें भरोसे की गर्माहट थी। शाम को जब अदिति अपने दफ्तर पहुंची तो टेबल पर रिपोर्ट रखी थी। लाइन अटैचमेंट ऑर्डर जारी हो चुका था। दोनों अफसरों को सस्पेंड किया गया था। थाने में नई टीम तैनात की गई थी। एक अधिकारी ने पूछा, मैडम, अब आगे क्या कार्रवाई करें? अदिति बोली, अब सिस्टम साफ करो। गरीबों की शिकायतें बिना देरी दर्ज हों। जो रिश्वत मांगे उसे नौकरी से निकालो। और याद रखना, कानून डर नहीं देता, सुरक्षा देता है। ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा डर का नहीं, इज्जत का था। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, डीएम अदिति राणा ने थाने में छापा मारा, 2 अफसर सस्पेंड। सब्जी वाली से बदतमीजी का मामला, कार्रवाई तेज। शहर में चर्चा थी। लोग कह रहे थे, अब कोई गरीब थाने में जाकर डरेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ राकेश वर्मा और अरविंद त्यागी बैठकर चुप थे। उन्हें अब अपने किए का एहसास हो रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। अदिति का नाम अब डर नहीं, इंसाफ का प्रतीक बन चुका था। शाम को अदिति फिर अकेली बालकनी में खड़ी थी। हवा बह रही थी, नीचे शहर की लाइटें चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, अगर सिस्टम को साफ करना है तो हाथ गंदे करने से डरना नहीं चाहिए। उसने फाइल बंद की और कल की डायरी में लिखा, आज एक थाने से इंसाफ शुरू हुआ है, कल हर गली तक जाएगा। थाने में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं, परिणाम का था। डीएम अदिति राणा के आदेश के बाद 2 अफसर सस्पेंड हो चुके थे। शहर के प्रशासनिक गलियारों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वो औरत जो कानून को किताब से निकालकर सड़क पर ले आई। अदिति अब यहीं नहीं रुकी। उसने अगले ही दिन जांच दल गठित किया। 3 अधिकारी, एक महिला निरीक्षक और एक स्वतंत्र ऑडिट अधिकारी। ऑर्डर साफ था, थाने के हर रिकॉर्ड, हर रजिस्टर, हर शिकायत को जांचो। पता करो कौन किससे पैसा ले रहा है और कौन कानून का सौदा कर रहा है। फाइलें खुलने लगीं। जांच शुरू हुई तो भीतर से सड़ांत बाहर आने लगी। हर पेज पर रिश्वत की लकीर थी, हर साइन के पीछे एक झूठ था। एफआईआर दर्ज होने से पहले खर्चा पानी लिखा मिलता और गवाहों के बयान में सिर्फ वही झूठ जो थाने के आदेश से तय किया जाता। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दी, मैडम, यह थाना तो अड्डा बना हुआ था। रिपोर्ट दर्ज करने के बदले पैसे, गरीबों की शिकायतें दबाना, फर्जी केस बंद करना, सब चलता था। अदिति ने फाइल बंद की और कहा, अब वक्त है इन दीमकों को निकालने का। शाम को अदिति ने जिले के सभी थानेदारों की मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम भरा था। हर अफसर की आंखों में चिंता थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डीएम किस दिशा में जाएंगी। अदिति ने कुर्सी पर बैठकर सीधा कहा, मुझे लंबा भाषण नहीं देना। तुम सब जानते हो कि इस वर्दी की कीमत क्या है, लेकिन अब यह इज्जत कुछ लोगों की हरकतों से सड़ चुकी है। आज से इस जिले में कोई गरीब रिश्वत नहीं देगा, कोई अधिकारी अपनी कुर्सी का दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो उसका नाम फाइल में नहीं, अखबार की सुर्खी में होगा। कमरा खामोश था।
एक अधिकारी बोला। मैडम, हम सब आपकी बात समझते हैं, पर जनता भी कभी कभी गलत बयान देती है। अदिति ने उसकी ओर देखा। कानून में हर झूठ की जांच का तरीका है, पर अगर जनता को आप ही झूठा साबित करने लगो तो फिर अदालतें बंद कर दो। उसकी आवाज अब स्थिर थी, लेकिन हर शब्द में एक आदेश छिपा था। यह सिस्टम साफ होगा, चाहो या ना चाहो। उसी रात अदिति अपने दफ्तर में देर तक बैठी रही। टेबल पर फाइलें थीं, रिपोर्ट्स थीं, लेकिन उसकी नजरें अब कागजों में नहीं थीं। वो जानती थी, यह सिर्फ 2 अफसरों की कहानी नहीं, यह पूरी मशीनरी के जंग लगने की कहानी है। उसने अपने सहायक को बुलाया। मुझे जिले के सभी थानों का ऑडिट चाहिए, 6 महीने का, और हर शिकायत की स्थिति रिपोर्ट कल सुबह तक। सहायक बोला, मैडम, ये बहुत बड़ा काम है, एक रात में मुश्किल है। अदिति ने कहा, कानून को सोने की आदत नहीं होती। वो फिर अपने कुर्सी पर झुकी और बोली, जब तक सिस्टम का डर खत्म नहीं होगा, भरोसा कभी शुरू नहीं होगा। अगली सुबह मीडिया के कैमरे फिर थाने के बाहर खड़े थे। लोग कह रहे थे, अब शायद कुछ बदलेगा। लेकिन अदिति मीडिया के लिए काम नहीं कर रही थी। उसका मकसद था सिस्टम का इलाज, दिखावा नहीं। उसने पूरे जिले के थानों पर एक साथ निगरानी टीम तैनात की। हर टीम का काम था असली आवाज को पकड़ना। 3 दिन में रिपोर्टें आने लगीं। हर जगह एक ही तस्वीर थी, झूठे केस, बंद दरवाजे, रिश्वत के सौदे और ऊपर तक पहुंची साजिशें। अदिति ने सभी रिपोर्ट्स टेबल पर रखीं, फिर एक एक कर पढ़ीं और हर रिपोर्ट पर लिखा, जांच शुरू करो, जिम्मेदार को हटाओ। कोई सिफारिश नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दबाव नहीं चला। अब आदेश सिर्फ एक था, कानून का नाम डर नहीं, न्याय बनाओ। तीसरे दिन उसे एक अनाम पत्र मिला। लिखा था, मैडम, आपने गलत लोगों को छुआ है। अरविंद त्यागी और राकेश वर्मा अकेले नहीं थे, उनके ऊपर वाले भी शामिल हैं। अगर ज्यादा दबाव डालोगी तो तुम्हारे खिलाफ भी झूठे केस बनाए जाएंगे। अदिति ने कागज मोड़ा, मेज पर रखा और धीमे स्वर में बोली, धमकी हमेशा वहीं से आती है जहां सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। वो उठी और अपनी टीम से कहा, अब जांच ऊपर तक जाएगी। फर्क नहीं पड़ता नाम कौन सा है, कुर्सी कितनी बड़ी है, जो गंदगी फैलाएगा हटाया जाएगा। शाम को फिर बैठक हुई। इस बार अदिति ने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बस कहा, यह जो कुर्सियां हैं, ये ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। मैं चाहती हूं इस जिले के हर अधिकारी को समझ में आ जाए कि डीएम का मतलब डराना नहीं, डीएम का मतलब कानून का संतुलन बनाना है। वो रुकी, फिर ठंडे स्वर में बोली, कानून की इज्जत दो, वरना कानून तुम्हारी नहीं छोड़ेगा। यह बात सीधे उन अफसरों तक गई जिनके कमरे में एएससी चलता था, पर जिनकी फाइलों में घूस की गंध थी। अगले कुछ दिनों में पूरे जिले का माहौल बदल गया। थानों में अब रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पैसे नहीं मांगे जाते थे। लोग पहली बार राहत महसूस कर रहे थे कि अब ऊपर तक बात जाएगी। जो डर पहले पुलिस वर्दी देखकर लगता था, अब उसी वर्दी को देखकर भरोसा आने लगा। अदिति ने अपनी टीम से कहा, अब यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, यह अभियान बनेगा। नाम दिया गया, ऑपरेशन न्याय। इसके तहत हर थाने के बाहर एक बोर्ड लगा, शिकायत दर्ज करना मुफ्त है, रिश्वत मांगने वाला सीधा निलंबित होगा। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली सच्चाई कि कानून किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसी बीच अदिति ने अरविंद त्यागी और राकेश वर्मा को फिर से बुलाया, सजा सुनाने के लिए नहीं, आखिरी बार सुनने के लिए। दोनों सामने आए। अब उनकी आवाज में कोई अकड़ नहीं थी। अदिति ने सीधे कहा, तुम लोगों ने सिस्टम का मजाक उड़ाया। अगर आज मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भेज सकती हूं, पर मैं चाहती हूं कि तुम समझो, कानून किसी की निजी बंदूक नहीं है। जो इसका गलत इस्तेमाल करता है, वो खुद कानून से मिट जाता है। त्यागी बोला, मैडम, अब हम सच में बदलना चाहते हैं, हमें एक मौका दीजिए। अदिति बोली, मौका मिलेगा, लेकिन निगरानी में। अब तुम लोगों का काम होगा उन्हीं गरीबों की मदद करना जिन्हें तुमने कल तक डराया था। दोनों ने सिर झुकाया, बोले, जी मैडम। अदिति ने फाइल बंद की और कहा, आज से यह सिस्टम फिर से शुरू होगा, लेकिन इस बार सच्चाई की तरफ से। उस रात अदिति देर तक शहर की रिपोर्टें पढ़ती रही। हर पन्ने पर किसी की पीड़ा थी, किसी की उम्मीद थी। वो जानती थी कि बदलाव की राह लंबी है, लेकिन उसने तय कर लिया था, जब तक इस जिले में अन्याय की आवाज है, तब तक मेरा आदेश चलता रहेगा।
उसने मेज पर कलम रखी और डायरी में लिखा, कानून सिर्फ किताबों में नहीं रह सकता, उसे सड़कों पर चलना होगा, और जब वो चलेगा तो कोई भी वर्दी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी। जिला मुख्यालय के गलियारे में सुबह का वक्त था, लेकिन माहौल में सामान्यता नहीं थी। हवा में बेचैनी थी, जैसे हर कोई किसी आने वाले फैसले से डर रहा हो। पिछले कुछ दिनों से शहर में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, डीएम अदिति राणा। लोग अब खुलकर कहने लगे थे कि अब ऊपर तक हाथ जाएगा, मगर ऊपर का मतलब था वो लोग जिनका नाम कभी कोई जुबान नहीं लेता। अदिति अपने दफ्तर में बैठी थी। टेबल पर जांच की दर्जनों फाइलें खुली पड़ी थीं। रिपोर्टें साफ थीं, सिर्फ नीचे के अफसर नहीं, कई बड़े अधिकारी भी इस गंदे खेल में शामिल थे। रिश्वत की रकम ऊपर तक जाती थी, सिफारिशें फोन के जरिए चलती थीं, और हर गलत काम का एक वैध रास्ता बना हुआ था। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये प्रशासन के अंदर बैठा अपराध का गठबंधन था। अदिति ने फाइल बंद की और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से कहा, मुख्यमंत्री कार्यालय को कॉल करो, मुझे सीधे रिपोर्ट भेजनी है, और याद रखो ये गोपनीय नहीं, सार्वजनिक होगी। सेक्रेटरी हिचकिचाया, मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि इससे ऊपर वाले नाराज होंगे? अदिति ने सधी आवाज में कहा, जब तक डर इस कुर्सी पर बैठा रहेगा, न्याय खड़ा नहीं हो पाएगा। वो उठी, खिड़की के पास गई, बाहर देखा। नीचे सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर खड़े थे, शिकायतें लिए, उम्मीदें लिए, और ऊपर बैठे थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें इन उम्मीदों से कोई मतलब नहीं था। अदिति ने खुद से कहा, अब ये दीमक साफ करनी है, चाहे दीवार गिर जाए। शाम तक उसने एक आदेश जारी किया, जिले में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति और पिछले 5 साल के खर्च की ऑडिट जांच होगी। कोई अपवाद नहीं, कोई सिफारिश नहीं। यह आदेश जैसे पूरे सिस्टम में बम की तरह गिरा। कई लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। कई कमरों में देर रात तक फोन घनघनाने लगे। कुछ फाइलें गायब की गईं, कुछ डिलीट की गईं। लेकिन अदिति को इसकी खबर पहले ही थी। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। आईटी टीम को निर्देश था, हर डेटा का बैकअप बनाओ, हर सिग्नेचर ट्रेस करो। 3 दिन में जांच दल को जो मिला, उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। कई अफसरों के बैंक खातों में करोड़ों की रकम, नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स के नाम पर रिश्वत, सब कुछ खुल गया। जिनके ऊपर लोग भरोसा करते थे, वही कानून के सौदागर बन बैठे थे। रिपोर्ट अदिति की मेज पर आई। उसने उसे एक बार नहीं, 3 बार पढ़ा। हर पन्ना जैसे एक वार था, हर एंट्री जैसे एक चोट। फाइल बंद करते हुए उसने बस इतना कहा, अब ये मामला जनता के सामने जाएगा। अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कमरा भरा था, पत्रकार, कैमरे, और वो सभी जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद यह डीएम भी बाकी की तरह आखिरी वक्त पर चुप हो जाएगी। लेकिन अदिति राणा की आंखों में आज कोई झिझक नहीं थी। उसने माइक के सामने सीधी नजर डाली और कहा, पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा कि कानून कैसे बिकता है। कानून जो जनता के लिए बना था, अब कुछ लोगों की जेब में रखा हुआ है। ये रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। अब से इस जिले में पद का मतलब आदेश नहीं, सेवा होगा, और जो सेवा नहीं करेगा वो कुर्सी छोड़ देगा। कमरे में खामोशी थी, पर वो खामोशी भारी थी। कई चेहरों पर पसीना, कई आंखों में डर, और कुछ में गुस्सा भी। क्योंकि जो अदिति राणा कर रही थी वो नियम के हिसाब से सही था, लेकिन सत्ता के हिसाब से खतरनाक। उस शाम कई राजनीतिक फोन आए। कई लोगों ने कहा, मैडम थोड़ा रुक जाइए, ऊपर से आदेश है, मामला ठंडा कर दीजिए। अदिति ने हर कॉल पर सिर्फ एक लाइन कही, मैं ऊपर से नहीं, कानून से आदेश लेती हूं। जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आप अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हैं, अदिति ने जवाब दिया, नौकरी अगर सच बोलने से जाती है तो वो सेवा नहीं, गुलामी है। अगले दिन उसका दफ्तर आम लोगों के लिए खुला था। भीड़ लगी थी। किसान, मजदूर, औरतें, छात्र, सब अपनी आवाज लेकर आए थे। किसी ने कहा, मैडम अब थाने में डर नहीं लगता। किसी ने कहा, हमारे गांव में पहली बार पुलिस मदद करने आई थी। अदिति ने सबकी बातें सुनी, कुछ नहीं कहा, बस फाइल में नोट लिखा, भरोसा लौट आया है, इसे मरने नहीं देना। पर दूसरी तरफ जिन अफसरों के नाम रिपोर्ट में थे, वो अब साजिश रच रहे थे। रात के अंधेरे में मीटिंग होती, फाइलें जलती, बयान पलटने की कोशिश होती। एक सीनियर अफसर ने तो यहां तक कहा, इसे ट्रांसफर कर दो, वरना ये पूरा सिस्टम खोल देगी। अदिति को यह सब पता था,
पर उसने कहा, ट्रांसफ़र हो जाऊंगी, लेकिन जो सच्चाई खुली है वो अब किसी दीवार में बंद नहीं होगी। वो अब डर नहीं रही थी, क्योंकि उसने एक बार उस हद को पार कर लिया था जहां डर खत्म हो जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक मकसद था, सिस्टम को जनता के हवाले करना। अगले हफ्ते जिला परिषद में बड़ी बैठक बुलाई गई। राज्य से प्रतिनिधि आए, अधिकारी, मंत्री सब मौजूद थे। अदिति वहां पहुंची, दस्तावेज उसके हाथ में थे, आंखों में ठंडक नहीं, न्याय की स्थिरता थी। वो माइक के सामने पहुंची और बोली, मैं यहाँ किसी को दोषी ठहराने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि अब इस जिले का कानून किसी फाइल में नहीं रहेगा। वो अब सड़कों, गांवों और मंडियों में चलेगा। ये रिपोर्ट इस सिस्टम की सच्चाई है, और सच्चाई को अब मैं छुपाऊंगी नहीं। वो रिपोर्ट टेबल पर रखी और कहा, जो भी इसमें नाम है, जांच शुरू होगी। कितनी भी बड़ी कुर्सी क्यों ना हो, कानून उससे ऊंचा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर हर नजर झुक गई। वो दिन सिर्फ एक आदेश का नहीं था, वो दिन एक व्यवस्था के अंत का था। बैठक खत्म होने के बाद अदिति बाहर निकली। आसमान साफ था, हवा में ठंड थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग सुकून था। वो जानती थी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा, आज मैंने सत्ता नहीं, जनता को जवाब दिया है। अब ये सफर रुकने वाला नहीं। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे रह गया वही पुराना भवन, जहां दीवारों ने पहली बार डर से नहीं, शर्म से सिर झुकाया था।